देखो किसी चीज को देखने के लिए हम लोग को दो चीज की जरूरत होती है। एक आंख तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ आंख रहने से काम नहीं होता है। हम लोग अंधेरा में चले जाते हैं तो दिखाई नहीं देता है ना, तो आंख के साथ साथ लाइट होना चाहिए। अब लाइट एक मान लो कि बल्ब है, बल्ब से तो डायरेक्ट लाइट आ रहा है, तो इसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये दीवार हम लोग कैसे देख पा रहे हैं? दीवार का तो अपना कोई लाइट ही नहीं है, फिर इसको कैसे देख पा रहे हैं? तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है रिफ्लेक्शन का। लाइट क्या होता है? तुम्हारा जो ट्यूब लाइट है या फिर सूरज हो गया, फिर लाइट का बहुत सारा सोर्स हो सकता है, वहां से लाइट निकलता है, निकलने के बाद जाकर के दीवार या फिर कोई भी सरफेस से टकराता है, और टकराने के बाद हमारे आंख तक पहुंचता है, तब हम लोग उस चीज को देख पाते हैं, है ना? समझ में आया कैसे देख पाते हैं? लाइट निकलेगा, निकलने के बाद जाके उस सरफेस से टकराएगा, टकराने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख तक आएगा, उसको रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। लाइट का किसी चीज पर पड़ना, वहां से रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्शन भी कहलाता है। रिफ्लेक्शन का भी वही डिफिनेशन है। अब इसमें देखो लाइट है क्या? तो सबसे पहले लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरह से एनर्जी है। जैसे हीट हम लोग पढ़े थे, हीट एक एनर्जी है, उसी तरह से लाइट भी क्या है? एक तरह का एनर्जी है, which help us in seeing object by its presence। यहाँ पर देखो एक सवाल ये भी उठता है, कोई चीज बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है या कोई चीज उतना ज्यादा चमकीला नहीं है। जैसे ये तो नॉर्मल दिख रहा है, कोई कोई चीज होता है जैसे मिरर वगैरह, देखो पूरा आंख चमक जाता है एकदम, तो वो कैसे होता है? कोई चीज ज्यादा चमकीला और कोई चीज कम चमकीला, ऐसा क्यों नजर आता है? यहाँ पर देखो दो चीज है, ज्यादा चमक रहा है, ऐसा क्यों? तो जितना होता है ना, जितना रफ सरफेस होगा उतना। और हम लोग भी देखो ना, जब हम लोग मिरर देखते हैं ना, मिरर में हम लोग बिल्कुल क्लीन दिखाई देता है, इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं। और वही कोई थाली वगैरह ले लो, उसमें हल्का हल्का दिखाई देता है। होता है क्या है? लाइट पहले हमारे फेस पर आया, फेस से टकरा कर गया मिरर के अंदर, ठीक है, उसके बाद हम उसको देख पा रहे हैं। तो मिरर में कितना लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और थाली कितना रिफ्लेक्ट करेगा? अब मिरर थाली हम लोग कंपेयर करते हैं, और दीवार, तीनों को कंपेयर करो, तो दीवार सबसे ज्यादा रफ हो गया, ये सबसे कम रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए इसमें हम लोग को अपना फेस दिखाई नहीं दे रहा है। थाली थोड़ा सा रफ होता है मिरर की तुलना में, थोड़ा सा, मतलब उतना चिकना नहीं होता है जितना कि मिरर होता है, तो वो जो है उसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग को दिखाई दे रहा है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जब हम लोग मिरर में जाते हैं तो वो पूरा चिकना होता है, पीछे वाला जो उसका परत होता है ना, सिल्वर या जिस चीज का भी हो, वो काफी ज्यादा मतलब चिकना होता है, तो वहां से हम लोग ज्यादा क्लियर अपने फेस को देख पाते हैं। तो मतलब इससे यही प्रूफ हो रहा है कि जितना ज्यादा चिकना रहेगा उतना क्लीन हम लोग किसी वस्तु को, उतना ज्यादा वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और उतना ज्यादा क्लीन हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को उसमें देख पाएंगे। सरफेस भी है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वही अगर मार्बल वगैरह रहेगा ना, उसमें कुछ कुछ हल्का हल्का दिखाई देता है, तो वो सब ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हो गया कि कौन सा चीज कितना रिफ्लेक्ट करता है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना? इसके बारे में डीपली 12th में पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है? सीधा ट्रेवल करता है, और इसका स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साउंड का स्पीड किसी को याद है? लाइट ज्यादा फास्ट होता है, और लाइट ज्यादा फास्ट क्या होता है? जब पानी पड़ता है ना, तो उस समय पहले क्या होता है? बिजली चमकता है। हम लोग अगर आकाश में देखें ना, तो बिजली पहले चमक जाएगा और उसके थोड़ा देर बाद आवाज हम लोग को सुनाई देता है। तो उसका रीजन यही है ना कि लाइट बहुत ज्यादा फास्ट है। एक कहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वहीं अगर साउंड की बात करोगे ना, तो 330 या 332 मीटर पर सेकेंड ये रहता है साउंड का स्पीड, तो उससे बहुत कम है, इसलिए साउंड थोड़ा सा लेट से सुनाई देता है हम लोग को। आगे क्या दे रखा है? ये होता है वैक्यूम में स्पीड का लाइट। अगर मीडियम हम लोग चेंज करेंगे तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे कांच का ग्लास अगर लेना, तो कांच में इसका स्पीड कुछ और होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वेवलेंथ क्या होता है इसका? वेवलेंथ सबको पता है। वेवलेंथ इसका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो चेंज होगा। वेवलेंथ होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ना। अगर मान लो कोई चीज इस तरह से ऐसा ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका क्या होता है? वेवलेंथ होता है ना। मतलब कितने देर के बाद ये फिर से अपने रास्ते को दोहरा रहा है, ये इसका वेवलेंथ होता है, लैम्डा। तो ये जो वेवलेंथ है ना, अगर मीडियम चेंज होगा तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा, वेवलेंथ इसका चेंज हो जाएगा मीडियम चेंज होने से। उसके बाद है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव रिमेन्स द सेम इन ऑल मीडियम। फ्रीक्वेंसी इसका हमेशा फ्रीक्वेंसी पर इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये दो चीज सकता है कि इसमें से कौन सा चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी दे देगा, वेवलेंथ दे देगा, और भी कुछ कुछ दे देगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। जैसे कि मिरर, पॉलिश मतलब चिकना सरफेस से लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। पॉलिश्ड मेटल सरफेस हो गया। लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर। रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो एक रिफ्लेक्शन होता है, लाइट ऐसे आया और टकरा करके इधर चला गया, ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, तो मिरर की जगह यहाँ पर ग्लास रख दो, ठीक है, एक ग्लास है। अब लाइट यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा,
इसमें पार होगा, ठीक है, ऐसे पार होगा, इसमें से पार हो जाता है ना। अगर मान लो कांच का ग्लास ले लेते हैं इतना मोटा, तो लाइट मारेंगे तो फिर उस तरफ निकलेगा ना, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है अपने जगह से, सीधा ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन को इस लाइन को थोड़ा सा मुड़ जाता है और उसके बाद बाहर निकलता है, तो ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, समझ में आया? रिफ्लेक्शन क्या है, जब एक जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में आकर के अगर चला गया तो उसको रिफ्लेक्शन, और अगर मीडियम इसका चेंज हो गया तो क्या कहेंगे, उसको रिफ्रैक्शन कहेंगे। यहाँ पर मीडियम वन है, मीडियम वन मतलब हम लोग यहाँ पर ले लिए एयर, यहाँ पर एयर है और यहाँ पर पूरा सरफेस है, ये पूरा रफ है, मतलब इधर से पार होने का जगह नहीं है, मिरर है मान लो, प्लेन मिरर। लाइट यहाँ से आया और ऐसे चला गया, ये इंसिडेंस रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। और एक होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, मीडियम वन यहाँ पर एयर और यहाँ पर हम लोग का कांच है, ठीक है। यहाँ पर मान लो कांच का ग्लास या ग्लास कुछ भी ले लो यहाँ पर, अब लाइट यहाँ से आएगा, आने के बाद सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। सीधा जो लाइन हम लोग इसमें भी ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसमें ए वाला एंगल और ए वाला एंगल सेम होता है, जितना डिग्री से आ रहा है ना उतना ही डिग्री से वापस चला जाता है रिफ्लेक्शन में। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इसको सीधे जाना चाहिए था, पर ये दूसरा मीडियम में इंटर कर रहा है ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा और ऐसे करके बाहर निकलेगा लाइट, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। तो एक रिफ्लेक्शन हो गया और ये हो गया रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया ना? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों क्लियर होना चाहिए। देखो तो रिफ्रैक्शन क्या है, दिखाया कहीं बुक में, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद आ गया सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के कितने सोर्स हो सकते हैं, तो लाइट के दो सोर्स होते हैं। तो मतलब रिफ्लेक्शन देखो तो लाइट के कितने सोर्स हैं, तो लाइट के दो तरह के सोर्स हो सकते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट में वो तो दो कर रहे हैं, कहां पर दिखाया है, नहीं रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है, इसमें रिफ्लेक्शन कोई भी नहीं है, सारा आ रहा है रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है। रिफ्लेक्शन मतलब कि पार हो जाना। देखो सोर्स ऑफ लाइट में क्या है, पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जिससे लाइट निकल रहा है बाहर। द ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल कोई दो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल क्या, ट्यूबलाइट। ग्लास कैसे, ग्लास लाइट थोड़ा देता है, ये बोल रहे हैं कि जिसमें से लाइट निकल रहा है वो रिफ्लेक्टेड वाला नहीं है, एकदम सोर्स मतलब मेन सोर्स है। जैसे ट्यूबलाइट, इससे लाइट निकल रहा है, सन हो गया, उससे लाइट सन। नेचुरल और मैनमेड, मैनमेड क्या है, लैंप हो गया, ऑयल लैंप हो गया, ये सारा मैनमेड सोर्स है जो कि ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस में क्या हो जाएगा, जिससे लाइट बाहर नहीं निकलता है ना। जैसे कि मून से लाइट बाहर नहीं निकलता है, वो तो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को ना। मून डज नॉट इमिट लाइट, बिकम विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। क्योंकि सूरज का लाइट उस पर पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर के हम तक पहुंचता है। उसके बाद है मीडियम ऑफ लाइट। ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस समझ में आ गया। ल्यूमिनस मतलब जिससे लाइट निकलता है, नॉन ल्यूमिनस जिससे नहीं निकलता है। उसके बाद है मीडियम ऑफ लाइट, सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट प्रोपगेट और टेंड टू प्रोपगेट। कोई भी सब्सटेंस जिससे लाइट निकलता है या फिर निकलने की कोशिश करता है वो क्या, मीडियम ऑफ लाइट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द मीडियम ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ये सब क्लास 6 में ही पढ़े होगे तुम लोग। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, बॉडी दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। इससे क्या होता है, लाइट पूरी तरह से पास हो जाता है, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट जैसे थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है ना। बॉडी दैट कैन ट्रांसमिट ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट थ्रू देम। जैसे कि एक कागज ले लो, उसको तेल में थोड़ा सा भिंगा दो तो उससे थोड़ा थोड़ा लाइट पास होने लगता है। ऐसे बिल्कुल पास नहीं होता है, पूरा रोक लेगा लाइट। थोड़ा सा भिंगा दोगे ना तो थोड़ा थोड़ा उस तरफ दिखने लगता है, इसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉरेस्टेड और ग्राउंड ग्लास है वो ग्रीज्ड पेपर, ग्रीज मतलब वही तेल या ऑयल लगा हुआ, पैराफिन वैक्स, ये सारा है जिससे थोड़ा थोड़ा लाइट बाहर निकल जाता है। उसके बाद एक ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक कौन होता है, बिल्कुल लाइट को पास होने नहीं देता है। बॉडी दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, जैसे चेयर हो गया, डेस्क हो गया, या फिर बहुत सारा चीजें, दीवार हो गया,
अब यहाँ पर देखो हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट रे आर इंसिडेंट ऑन ए ऑपेक पॉलिश्ड सरफेस। ऑपेक होना चाहिए मतलब कि उससे लाइट पास नहीं होना चाहिए, ऑपेक और साथ में पॉलिश्ड सरफेस। बैठ जाओ। क्या हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तुम पहले पहुंच गए कि लेट हो गया? बहुत जल्दी आई है। नहीं, वो 6 बजे के हिसाब से पहले पहुंची है ना। तो बीच में आई है। 5:30 में आई है। When light ray incident on a opaque polished surface, ठीक है, these are returned back into the same medium। सेम मीडियम का मतलब समझ रहे हो ना? इसी मीडियम में आया और इसी मीडियम में लौट गया, मीडियम चेंज नहीं हुआ है। This phenomenon of returning of ray of light in the same medium is called reflection। तो सेम मीडियम में लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना या फिर लौट जाना क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन कहलाएगा। फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ रे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कुछ टर्म है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, कुछ टर्म है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बोलेंगे? तो जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे ना। इसका डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो from which the light is reflected is called reflecting surface। इसमें देखो इस चैप्टर में मैक्सिमम जो चीज है ना सब तुम लोग को पता रहेगा, बस सिर्फ लिखने का ढंग सीखना है कि लिखेंगे कैसे उसको एग्जाम में। अब वहां पर जाकर के ये नहीं बोलोगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लिखने का तरीका पता होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर ओ है ना, लाइट आया है, आने के बाद इस ओ पर टकरा रहा है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट व्हिच ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक, जिस पर स्ट्राइक हो रहा है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल किसको बोलेंगे? ए बीच वाला लाइन नॉर्मल है, पहले भी बताए। A perpendicular drawn on the reflecting surface at the point of incidence is called normal। perpendicular जो यहाँ पर से खींचा गया है इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। देखो इंसिडेंट पॉइंट हो गया, नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला आई को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें टोटल 6-7 टर्म है जो तुम लोग को मतलब एग्जाम में लिखने कैसे लिखेंगे वो पता होना चाहिए। इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट व्हिच स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिए, आई किसके किसके बीच बन रहा था? सर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है ना वो लिखोगे एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे ना, उसके बीच का जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल हो गया, इसके बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ रूल्स है। ये जो लाइट है जो रिफ्लेक्ट होता है ना, जैसे में तैसे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसका अपना कुछ नियम कानून है। स्ट्रेट रिफ्लेक्ट होता है। देखो इसमें पहला रूल ये है ना कि ए आई और आर कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा इक्वल रहेगा। अगर नॉर्मल से 30 डिग्री पर एक गिरा है ना तो नॉर्मल से 30 डिग्री पर ही ये बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू आर, सबसे पहला रूल। चाहे सरफेस कैसा भी हो, अगर रफ सरफेस भी होगा ना, मान लो सरफेस ऐसा दे दिया, ऐसा ऐसा भी सरफेस हो सकता है, तो यहाँ भी लाइट गिरेगा ना, इसका नॉर्मल ए होगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे पार होगा, ए वाला हमेशा इक्वल रहेगा। पहला रूल इसका ये है। और दूसरा पी मतलब ए वाला, ए लाइट और ए नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन कहने का क्या मतलब है? मतलब अगर इस ऐसे आ रहा है ना तो इधर जाएगा, ये नहीं कि मतलब यहाँ से लाइट आया, इस प्लेन से आया और यहाँ पर टकराने के बाद इधर से बाहर निकला। ये बोर्ड एक क्या है? प्लेन है, इस प्लेन पर ही हो रहेगा, कहीं बाहर नहीं निकलेगा। नॉर्मल भी इस प्लेन पर ही है, यानी कि नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दिए हम लोग ऊपर की ओर, तो वो नहीं होता है। देख लो एक बार क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया है, पहला रूल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों का तीनों सेम प्लेन में सिर्फ नॉर्मल होता है। अच्छा, नॉर्मल अगर लाइट ऊपर से गिरेगा तब किधर? लाइट ऊपर से अगर नीचे गिरा तो हम लोग क्या करें? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। अगर मान लो कि लाइट इधर से गिर रहा है ऐसे, तो फिर नॉर्मल और एंगल ऑफ
नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों का बीच क्या हो गया, जीरो जीरो हो गया। थोड़ा सा साइड से आता तो डिग्री, लेकिन ये तो सीधे ही आ रहा है नॉर्मल के ही सामने से, तो एंगल जीरो। तो अगर 0 डिग्री से नीचे आ रहा है ना, तो 0 डिग्री से ही ऊपर भी जाएगा, ऊपर से आया तो ऊपर ही जाएगा, वो सीधा 0 डिग्री ही बनाएगा। आई बराबर आर ए ऑलवेज, हमेशा होता है। और ये कौन सा रूल है, सेकेंड रूल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, क्लास 10 में भी पूछेगा तुम लोग को, अभी भी पूछेगा, 10 में भी पूछेगा, सेम एकदम। उसके बाद अब समझते हैं इमेज कितने टाइप के होते हैं। देखो इमेज होता है ना, कुछ कुछ होता है। अब हम मूवी देखने जाते हैं, वहां पर जो वो लोग प्रोजेक्टर जो लाइट ए करता है, प्रोजेक्ट करता है, वो भी एक तरह का इमेज ही बनता है वहां पर। और हम लोग मिरर के अंदर देखते हैं, वो भी एक इमेज ही है। दोनों में फर्क क्या है, तो मिरर के अंदर जो बन रहा है ना, उसको हम लोग छू नहीं सकते, ठीक है। हम लोग चाहें कि उसको हाथ में किसी तरह ले आए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टर वाला आसानी से हाथ पर आ जाता है ना। अगर प्रोजेक्टर के बीच में खड़े हो जाएंगे तो हाथ पर आ जाएगा। तो दोनों में सबसे पहले पहचानने का तरीका यही है, अगर हम किसी लाइट को छू नहीं सकते हैं ना, किसी इमेज को छू नहीं सकते हैं, तो वो हमारा वर्चुअल इमेज है। सिर्फ कल्पना कर सकते हैं उसके बारे में कि वहां पर होगा, उसको एक्चुअली फील नहीं कर सकते, देख मतलब जाकर के उसको छू नहीं सकते हैं। और जिसको छू सकते हैं वो हमारा रियल है। जैसे मूवी वगैरह देखने जा रहे हैं तो वो रियल इमेज है, और जो मिरर के पीछे हम लोग का बन रहा है ना, वो क्या है, वर्चुअल है। अब इसके बारे में और क्या क्या पॉइंट दे रखा है वो एक बार देख लेते हैं। A real image is formed when two or more reflected ray meet at a point in front of the mirror। बोल रहा है कि मिरर के सामने जब दो पॉइंट एक्चुअल में मिलते हैं ना, तो वहां पर क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। एक्चुअल मिलने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देखो हम एक मिरर ले रहे हैं, एक मिरर कुछ इस टाइप का है, कर्व है, ठीक है। और एक और मिरर ले रहे हैं, चलो इस पर करते हैं। देखो एक्चुअल में मिलना और मिलता हुआ प्रतीत होना, दोनों में क्या फर्क है। एक मिरर हम ए ले लिए, थोड़ा सा कर्व है, और एक ए ले लिए, ये भी कर्व है। इस मिरर में ना जो प्लेन वाला सरफेस है ना, इस तरफ है, और इसमें भी इस तरफ ही है, ऊपर ही है। अब यहाँ पर लाइट आ रहा है, आएगा, आगे टकराएगा, टकराने के बाद इधर भागेगा, इधर से लाइट आया, सबको सीधा ही लेना है, टेढ़ा नहीं लेना है। ये इसका मिडिल वाला लाइट लाइन हो जाएगा, ये इसका मिडिल में है एक लाइन, ठीक है ना। यहाँ से लाइट आया और टकराने के बाद इधर चला गया, फिर एक और लाइट आया, टकराया, फिर से ऐसे चला गया। एक्चुअली देखो जब सर्किल होता है ना, सर्किल में अगर तुमको कोई नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए बोलेगा ना, तो नॉर्मल होता है सेंटर से हमेशा पास करता है, ठीक है। ये वाला नॉर्मल है, ये तो सर्किल का ही एक हिस्सा है ना, तो इसका जो नॉर्मल होगा ना, वो होगा कहीं इधर जहाँ पर इसका सेंटर है। ये वाला नॉर्मल हुआ। नॉर्मल को चलो हम दिखा देते हैं एक दूसरा कलर से। यहाँ भी रूल फॉलो होगा, यहाँ पर भी बिना रूल के हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते। ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हमारा नॉर्मल है। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों को हम इक्वल करके बना रहे हैं, तो सब जगह पर लागू होगा। यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर नॉर्मल ए वाला हो जाएगा, ये इसका सेंटर है ना, सेंटर से नॉर्मल हमेशा ऐसे रहेगा। इस सर्किल में नॉर्मल जब भी ड्रॉ करेंगे ना, तो सेंटर से बाहर इस टाइप से होगा, ये सारा नॉर्मल है। तो उस तरह से इसमें यहाँ पर ए नॉर्मल होगा, रेड वाला यहाँ ए नॉर्मल होगा। और अगर यहाँ पर लोगे ना, लाइट अगर इस तरह से आया तो फिर नॉर्मल यही है, जीरो पर ही लौट हो जाएगा, वैसे ही लौट जाएगा। नीचे से भी लाइट लेकर के आओ ना, यहाँ से मान लो लाइट ऐसे आया, ठीक है, ऐसे लाइट आया, आने के बाद तुम्हारा टकरा करके इस रास्ता से ही जाएगा वो, क्योंकि इस बार जो इसका नॉर्मल होगा ना, वो ए होगा, ये इसका नॉर्मल हुआ। तो आई बराबर आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल। यहाँ पर भी एक और अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ए भी यहाँ पर आएगा टकराने के बाद। मतलब कि अगर कर्व हम लोग मिरर लेते हैं ना, तो सारा लाइट जो पैरेलल आ रहा है ना, तो टकराने के बाद एक निश्चित पॉइंट से ही होकर के पास करता है। यहाँ पर ये एक्चुअली मिल रहा है, और इस पॉइंट का एक नाम भी है किसी को पता? इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली मीट कर रहा है, लाइट आया, टकराया, और यहाँ से सारा भाग रहा है इस पॉइंट से, इसको बोलते हैं एक्चुअली मीट करना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो लाइट आया, टकराया, एक पहले मिडिल वाला लाइन ए वाला है, ठीक है ना, पैरेलल हम ला रहे हैं, आया, टकराया, टकराने के बाद इधर भागेगा। एक और लाइट लो, इधर टकराएगा, टकराने के बाद ये इधर भागेगा, ये मीट करेगा कहीं पर, ये भागेगा इधर,
इस तरह से भागेगा। यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहोगे ना तो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे ये नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल ए होगा, सेंटर तो एक ही है ना सारा का। यहाँ से नॉर्मल ए होगा, यहाँ से नॉर्मल ए होगा। अब ए उस लाइट पर ध्यान दो जो बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने वाला लाइट है, ए आया था ना, ए आगे टकराया था और इधर गया है। ये वाला एक तो इधर गया है, ये इधर गया है। ये कहीं पर मीट करेगा, सारा तो दूर दूर जा रहा है, कहीं पर मीट नहीं करेगा ना। पर इसको हम लोग अगर पीछे बढ़ा देना थोड़ा तो ऐसा लगेगा ना कि ये सारा लाइट यहाँ से आ रहा होगा। ठीक है, सारा लाइट यहाँ से आ रहा होगा। यहाँ पर जो इमेज बन रहा है ना, यही हमारा है वर्चुअल इमेज। एक काल्पनिक इमेज है क्योंकि हमने कल्पना किया कि शायद यहाँ से लाइट आ रहा होगा, या फिर ऐसा लगता है कि यहाँ से लाइट आ रहा होगा इसलिए इधर जा रहा है। यहाँ पर कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है और यहाँ से सब जगह लाइट निकल रहा है। ए होता है वर्चुअल और ए होता है एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल ए हो गया तुम्हारा एक्चुअल इमेज, ये हो गया वर्चुअल इमेज। इसको यहाँ पर ए फोकस कहलाएगा और यहाँ पर इसको फोकस बोलेंगे। एक कर्व में होता है, जितना तुम्हारा कर्व मिरर होगा ना उसमें फोकस कहीं ना कहीं रहेगा ही। हर कर्व मिरर में फोकस होता है। तो वही चीज यहाँ पर समझा रहा था रियल इमेज में। रियल वाला में हम लोग क्या देखें, रियल वाला में एक्चुअल मिल रहा था। ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर रिफ्लेक्टेड रे, हम 4-5 रिफ्लेक्टेड रे लिए थे, मीट एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने क्या हो रहा था, सब मीट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मीट नहीं कर रहा था। एपियर टू बी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, पॉइंट से आ रहा है। तो पहला ए। दूसरा, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेज मूवी वाला कैसे हम लोग हाथ वगैरह रख देंगे तो वहां इमेज आ जाएगा, तो ये स्क्रीन पर आ जाएगा। एक कभी स्क्रीन पर नहीं आएगा, ये पीछे होता है, हम लोग उसको छू नहीं सकते। थर्ड, रियल इमेज इज इन्वर्टेड। ये भी पहचानने का एक तरीका है, जो भी रियल इमेज होगा ना उसमें होता है उल्टा इमेज। देखे हो कहीं पर सर आईना में ही तो मतलब रिफ्लेक्शन होता है। आईना में उल्टा नहीं दिखता, वो लेफ्ट वाला राइट दिखता है, लैटरल इन्वर्जन उसको बोलते हैं। लेफ्ट वाला लेफ्ट दिख रहा है ना मिरर में, उसको लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ये उल्टा सीधा तुमको शायद उस लेंस में दिख जाएगा, वो जो लेंस एक होता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो देता था बड़ा वाला, उसे देखना, उसे आगे पीछे करके देखोगे ना कभी सीधा इमेज में वहां पर, या फिर साइड वाला में और कहीं पर नहीं दिखेगा और मुश्किल है। उस तरह का जल्दी मिरर मिलता ही नहीं है जिसमें उल्टा इमेज बने, क्योंकि वैसा ही मिरर हम लोग रख करके करेंगे क्या, नहीं मिलता है। चम्मच में उल्टा नहीं बनता है, बनता है। अगर उल्टा बनेगा भी ना तो देखना ए वाला पोर्शन ही बनेगा, जिधर कर्व रहता है ना उसको आगे पीछे करके देखना, उस वाला हिस्सा में बनेगा, इधर वाला में कभी नहीं बनेगा। गाड़ी में जो लगा रहता है ना ये वाला हिस्सा, ऐसा वाला मिरर लगा रहता है, थोड़ा सा कर्व करके, बाद में उसको समझेंगे गाड़ी में जो लगाता है। तो मतलब उल्टा अगर कहीं पर कोई इमेज दिखाई दे रहा है ना तो समझ लेना कि वो रियल इमेज है, और वर्चुअल इमेज क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। और हम लोग का जो मिरर में बनता है वो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनता है, और लेटरली इन्वर्टेड रहता है, मतलब लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। ये पूछता है लेटरल इन्वर्जन क्या है, तो उसमें तुम लोग यही लिखोगे कि जो हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में दिखाई देता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखाई देता है, उसको हम लोग लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। उसके बाद रेगुलर एंड रिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन तो समझ में आ रहा है, प्लेन मिरर से ये रिफ्लेक्शन होगा, सारा का सारा पैरेलल आ रहा है और पैरेलल जा रहा है। उसके बाद इरेगुलर सरफेस पर, इरेगुलर सरफेस पर इस तरह से हो रहा है। हालांकि ये इसमें भी वो रूल फॉलो करेगा, साइन मतलब आई बराबर आर वाला जो रूल था ना वो यहाँ पर भी फॉलो करेगा, क्योंकि एक कर्व ऐसे है ना तो इसका जो नॉर्मल होगा ना वो भी थोड़ा सा टेढ़ा ही होगा। देखो इसका जो नॉर्मल होगा ना ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा ऐसे, और आई बराबर आर हमेशा फॉलो करेगा। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है ना उसका प्रॉपर्टी एक बार देख लो क्या क्या रहता है। पहले तो सेम साइज का होता है ना, फिर लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में दिखाई देता है, हो गया। जितना दूरी पर पीछे इमेज बनता है, ये 3 हो गया। ये सब तुम लोग ऐसे ही लिख लोगे, साइज सेम रहता है, अपराइट और इरेक्ट, इमेज फॉर्म इरेक्ट रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, सीधा इमेज बनता है, इमेज डिस्टेंस सेम रहता है, लैटरल इन्वर्जन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला उल्टा करके दिखाया है यहाँ पर, तो ये तुम लोग एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है, तो ये पीडीएफ से तुम लोग नोट कर लेना। उसके बाद है मल्टीपल रिफ्लेक्शन।
मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब बहुत बार रिफ्लेक्ट होना ऑब्जेक्ट का, मतलब होता है ना कि टेढ़ा करके अगर मिरर दो ठो रख दो ना, दो ठो मिरर अगर इस तरह से रखा हुआ है, बीच में हम लोग तो पेंसिल लेकर के आए ना, तो यहाँ इमेज बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, बहुत सारा सैलून में जनरली देखने को मिलता है, बहुत सारा इमेज दूर तक बना हुआ रहता है। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर डिपेंड अपॉन एंगल बिटवीन मिरर, तो एक किस एंगल पर दो मिरर रखा हुआ है ना, इस पर डिपेंड करता है कि कितना इमेज बनेगा। यहाँ पर कुछ रूल्स दे रखा है। इफ देयर आर टू प्लेन मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 90 डिग्री, अगर दोनों को 90 डिग्री पर इस तरह से मिरर को रखते हैं, नंबर ऑफ इमेज ऑफ ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म आर 3, ऐसे में 3 इमेज बनेगा। बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग लाएंगे ना, तो टोटल कितना इमेज बनेगा, 3 ठो बनेगा। क्या कुछ क्या रेनू बना हुआ है। उसके बाद एक क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है। क्लाइडोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है। डिवाइस में इसमें क्या होता है पता है किसी को, क्लाइडोस्कोप इसके अंदर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है ना, बहुत सारा कलर का, रंग बिरंग का बहुत सारा दिखाई देता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 3 प्लेन मिरर। इसमें कितने यूज करते हैं मिरर, हम लोग 3 मिरर यूज करते हैं, 60 डिग्री पर होगा। इन विच ऑल द प्लेन मिरर्स आर जॉइंट अलोंग द लेंथ एंड अरेंज, मतलब इस तरह से अरेंज रहता है, 60 डिग्री पर अरेंज रहता है। ए कार्डबोर्ड ट्यूब इज रैप्ड अराउंड द मिरर टू फॉर्म ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसके चारों ओर एक कार्डबोर्ड लगा देगा ताकि इस टाइप से स्ट्रक्चर इसका बना रहे। वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज पेस्ट विथ ट्रांसपेरेंट शीट विथ सम मल्टी कलर्ड बेड्स और पीसेस ऑफ ब्रोकन बैंगल्स इन बिटवीन द दिस शीट्स। यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा में क्या करते हैं ना, कुछ टूटा हुआ मतलब चूड़ी वगैरह और डाल करके ट्रांसपेरेंट कुछ नीचे से लगा दो, और लगाने के बाद कुछ चूड़ी का टुकड़ा उसमें रख दो, डाल दो अंदर। When we observe through the transparent ink with rotating the tube, beautiful color pattern. When we observe through the transparent ink से अब हम लोग अगर इसको देखेंगे ना, with rotating the tube को घुमाते हुए, तो बहुत सारा रंग बिरंग का कलर दिखाई देगा। The above pattern is because of the multiple reflection. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें। एक बार क्लाइडोस्कोप एक बार देख लो तुम लोग, कैसा होता है देखने में। दिया है तुम लोग देख रहे हो ना कैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, देखने के बाद इस टाइप का दिखता है, इस टाइप का कलरफुल दिखेगा अगर बाहर से हम लोग उसको देखेंगे तो। डिवाइस का फोटो दिया हुआ है, ये बनाया है ना, नहीं तो पूरी तरह से पैक करके दिखा रहा है। यहाँ पर कुछ रखा है पर ये भी उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर तुम्हारा मिरर है और ये वाला है, ये वाला देखो, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट डाल दिया है यहाँ पर रंग बिरंग का, और इधर से देख रहा है, तो ये तो मतलब मान लो कि 10 को डालेगा ना, तो 10 को का 3 ठो मिरर लगा हुआ है, उसका कितना सारा रिफ्लेक्शन होगा, तो बहुत सारा कलर इसके अंदर दिखाई देगा रंग बिरंग का मिला हुआ। अब देखो उसके बाद प्लेन मिरर देख लिए। प्लेन मिरर के बाद हम लोग का आता है कनकेव मिरर। 3 टाइप का होता है, एक प्लेन होगा, पहले तो ऐसे 2 पार्ट में बांट लो मिरर का, 2 टाइप, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट में बांट सकते हो, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। ये स्फेरिकल मिरर का टाइप है, लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। कनकेव इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा, जिसमें देखो लाइट आ रहा है, आकर के टकरा रहा है, टकराने के बाद एक पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर टकरा तो नहीं रहा है, लाइट आ रहा है और टकराने के बाद बाहर निकल जा रहा है, तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट से आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक कर्व है ना मिरर, तो उसका सेंटर ए हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस में आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा, है ना। फोकस का डबल लेंथ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। इससे रिलेटेड कुछ और टर्म है, ठीक है ना, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ये सीधा वाला लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ये वाला जो पॉइंट है फोकस हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और बस पोल। पोल समझ में आ गया। एक क्या था, मिरर के बीचों बीच में था ना। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, इज लाई ऑन द सरफेस, द सरफेस पे ही लाई करता है, और इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर पी से दिखाया हुआ है, ये हमारा पोल है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला था सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जिस स्फीयर का ये पॉइंट है ना मिरर, उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किसको किसको मिला रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाले को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फोकस किसको बोलेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, पैरेलल आती हुई रेज जो होती है ना, पैरेलल जो भी किरणें आ रही है, टकराने के बाद जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं
या फिर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, एक मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो लिखेंगे ना तो वहां पर दोनों चीज लिखेंगे कि पैरेलल लाइट मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, फोकस का डेफिनेशन समझ में आ गया ना। उसमें दोनों चीज लिखना होगा, या तो मिलती है डायरेक्ट या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है, एपियर टू मीट लिखना पड़ता है। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस हो गया है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है एपियर टू कम, या तो डायरेक्ट मीट करता है या तो एक्चुअली मीट होता है या फिर एपियर टू कम फ्रॉम इट। उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस समझ में आ रहा है किसको बोलेंगे, तो उस स्फीयर का जो रेडियस है वही रेडियस कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस ले लो तो क्या कहला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला जाएगा। उसके बाद फोकल लेंथ समझ में आ गया, फोकल लेंथ फोकस से लेकर के और पोल के बीच का जो दूरी है फोकल लेंथ, एक फोकस था एक फोकल लेंथ है। फोकस जहां पर मिलता है पैरेलल लाइट और फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये लेंथ हो गया। ये कितना होता है, रेडियस का आधा होता है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा ना, इस रेडियस को आधा कर दो तो फोकल लेंथ मिल जाएगा। उसके बाद इसमें इमेज फॉर्मेशन का कुछ रूल है। अगर इस तरह का मिरर आता है ना, स्फेरिकल मिरर, इसमें रूल है। इसमें क्या है, पहला रूल तो हम लोग ये देख रहे हैं, कोई पैरेलल लाइट आ रहा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट आ रहा है तो इस मिरर से टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। और इससे कन्वर्स वाला भी ट्रू होगा, अगर फोकस से लाइट जा रहा है तो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुमको, अगर पैरेलल आ रहा है तो फोकस से जाएगा, फोकस से आ रहा है तो पैरेलल जाएगा। ये दो रूल हो गया, दो रूल और। अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो टकराने के बाद उसी से वापस चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यही तो नॉर्मल है ना, सेंटर से इसको मिलाने वाला लाइट यही 90 डिग्री है। और पहले भी हम लोग रूल पढ़ चुके हैं कि 90 डिग्री पर अगर आ रहा है, देखो यहाँ पर ए जो है ना 90 डिग्री, ये जीरो एंगल बना रहा है तो जीरो से ही लौट जाएगा। तो एक रूल हो गया है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास कर रहा है ना तो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाहर निकलेगा। लास्ट रूल है एक, अगर पोल पर आ रहा है ना तो जितना एंगल से आएगा टकराने के बाद उतना ही एंगल से बाहर निकल जाएगा। ये टोटल 4 रूल है। अब इन चारों रूल का यूज करके हम लोग सीखेंगे इमेज उसका इमेज बनाना किसी भी ऑब्जेक्ट का। वो शायद है कि नहीं है, वो तुम लोग का वो है ही नहीं। When the light ray incident parallel to the principal, एक क्या दिया है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कन्वेक्स। एक कनकेव के लिए हो गया, कनकेव के लिए 4 रूल हुआ ना, वही रूल कन्वेक्स के लिए भी है। अगर पैरेलल आ रहा है तो टकराने के बाद ऐसा लगेगा कि वो फोकस से बाहर निकल रहा है। दूसरा रूल, अगर एक फोकस की तरफ आ रहा है ना तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा, उसका उल्टा कन्वर्स फर्स्ट वाला का। और लास्ट, अगर 90 डिग्री पर आ रहा है तो उसी से बाहर चला जाएगा, है ना, क्योंकि सेंटर की ओर आ रहा है ना। 90 डिग्री मतलब 0 डिग्री हो गया, लाइट सीधा गिर रहा है इस पर और फिर सीधा वो बाहर निकल जाएगा। तो वही रूल है, रूल था ना वही रूल कन्वेक्स वाला में भी है। रिफ्लेक्शन में लाइट क्या होता है, एक मीडियम से एंटर करके दूसरा मीडियम में चला जाता है ना। यहाँ पर देखो, मीडियम 1 है, ए मीडियम 2 है। मीडियम 1 और 2 कहने का क्या मतलब, अगर ए एयर होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर या तो वाटर होगा या फिर ग्लास होगा। ठीक है, ग्लास हो गया मतलब मीडियम चेंज हो गया। तो रिफ्लेक्शन में होता था कि एयर में आया और एयर में ही टकरा करके वापस चला गया, पर यहाँ पर पार कर गया, एयर को क्रॉस करके और दूसरा मीडियम में इंटर कर गया। अब जब देखो यहाँ पर इंटर करता है ना तो दो चीज होता है, ये अपने रास्ते पर नहीं जाएगा, इसका ओरिजिनल रास्ता ये था, ये या तो रास्ता से अंदर की ओर जाएगा या फिर बाहर की ओर जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि दूसरा मीडियम कैसा है। अगर रेयर से डेंसर में इंटर कर रहा है ना तो ये तुम्हारा जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल की ओर झुक जाता है, ओरिजिनल रास्ता से थोड़ा सा झुक जाएगा और एक कहाँ पर चला जाएगा, नॉर्मल की ओर। और वही अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है ना, ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। मान लो ऊपर में ग्लास है और नीचे ग्लास से निकल करके फिर एयर में जा रहा है तो लाइट ये नॉर्मल हो गया, लाइट इस तरह से आएगा और ऐसे सीधे जाना चाहिए था, पर अब ये थोड़ा दूर होकर के जाएगा, इधर जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल से दूर भाग गया, अरे नॉर्मल की तरफ चला गया। अब एक बार देख लो, ये तो बेसिक चीज था, समझ गए हम लोग। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। When light ray traveling in a medium are incident on a transparent surface of another medium, they are bent as they travel in second medium। बोल रहा है कि एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जब जाता है ना तो थोड़ा सा बेंट हो जाता है। अब बेंट किधर होता है वो हम अभी बताया, ऐसे इसमें भी आगे दिया ही होगा। इसमें भी कुछ टर्म्स है, पहले उस टर्म्स को बताया है। उसमें ट्रांसपेरेंट सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस किसको बोलेंगे, जिसमें लाइट पार हो जाता है ना,
द प्लेन सर्फेस विच रिफ्रैक्ट लाइट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट रिफ्रैक्ट होगा, मतलब उसको क्रॉस कर जाएगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कौन सा होगा, जहाँ पे लाइट मीट कर रहा है इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से, वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये वाला है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उसके अलावा नॉर्मल का डेफिनेशन पहले से तुम लोग जानते हो ना, परपेंडिकुलर जो सरफेस पर ड्रॉ किया हुआ है। इंसिडेंट रे वही होगा जो रे आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्ट होने के बाद टकराने के बाद जो बाहर जा रहा है, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वही नॉर्मल और लाइट के बीच का होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट, इन दोनों के बीच। सारा कुछ वैसे ही जैसे पहले। अब यहाँ पर रियल और एपेरेंट डेप्थ, इसमें देखो जब हम लोग देखते हैं ना, किसी बाल्टी में पानी भर दो और उसके बाद उसमें कोई चीज डाल दो, कोई सिक्का वगैरह या फिर कुछ गिलास वगैरह रख दो, तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, तो यहाँ पर देखो कैसे हुआ है। एक्चुअल डेथ है ना, ये पानी है, पानी के अंदर यहाँ पर वो सामान कुछ और रख दिया है, जो भी मान लो कि हम लोग सिक्का कॉइन रख दिए। अब कॉइन को हम लोग कैसे देखेंगे, कॉइन से लाइट निकल करके आएगा हमारे आँख तक, है ना। पहले लाइट जाएगा कॉइन के पास, इसका अपना लाइट तो है नहीं, बाहर से कहीं आएगा, कॉइन के पास जाएगा, कॉइन से लाइट टकराएगा, टकराने के बाद हमारे आँख तक पहुंचेगा। तो आँख तक वो डायरेक्टली सीधा नहीं पहुंचता है। यहाँ पर देखो लाइट टकराया, टकराने के बाद यहाँ तक तो गया, लेकिन अब यहाँ से इसका मीडियम चेंज हो गया। ये तो पानी में था, अगर पानी में हम लोग घुस के देखेंगे ना तो फिर वो ओरिजिनल जगह पर दिखाई देगा, लेकिन हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं। तो ये लाइट को जो है ना एक मीडियम से दूसरा मीडियम में इंटर करना पड़ रहा है। ये है तुम्हारा डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम। और हम लोग पढ़े कि अगर डेंसर से रेयर में जाएगा ना, अगर ये डेंसर रहा और ये रेयर रहा और लाइट आ रहा है, टकराने के बाद कहाँ, नॉर्मल के पास है, नॉर्मल से दूर, दूर ना, पास तो इसमें जा रहा था, रेयर से डेंसर वाला में। ये उल्टा है, डेंसर से रेयर है, रेयर वाला में दूर चला जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मल इसका ए वाला है, ठीक है। लाइट यहाँ तक आया, जाना चाहिए था इसको इस तरह से, लेकिन ए जो नॉर्मल है ना उससे दूर हो गया, और दूर होकर के इस तरह से चलाया। अब जब हम लोग देखेंगे ना तो यहाँ से इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा लो, यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो गेम होता है एक बार, वो जानते हो तुम लोग, एक गेम करवाता है, एक बाल्टी में वो लोग क्या कर लेगा, पानी भर लेगा और इसके अंदर एक छोटा सा गिलास रख देगा, और गिलास रख करके और इसमें कॉइन डालने के लिए बोलता है, पानी से पूरा भरा हुआ रहता है। और जितना कॉइन इसमें डालोगे ना, अगर तुम 5 का सिक्का डालोगे तो वो लोग कितना देगा, 10 रुपया तुमको देगा। तो ये सोच करके, मतलब पैसा के चलते बहुत सारे लोग आते हैं इस गेम को खेलते हैं जीतने के लिए, पर उनको ओरिजिनल जगह पर तो गिलास दिखाई ही नहीं दे रहा है, दिखाई तो उनको ऊपर दे रहा है, तो उसी अनुसार अपना पैसा डाल रहे हैं कि गिलास यहाँ पर है, ठीक है। तो पैसा यहाँ पर डालोगे ना, बार बार या तो इधर गिरता है, कभी इधर गिरता है, सही जगह पर वो कभी गिरता नहीं है। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब सही जगह पर जाकर गिर, तो बहुत कम लोग इसको जीत पाते हैं, मैक्सिमम लोग इसको हारते हैं। एक बार तुम लोग ट्राई करके देखना, बाल्टी में रख करके जाता है कि नहीं जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो है कि मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है ना। हम लोग रेयर से डेंसर मीडियम में देख रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, चिड़िया जो उड़ते रहता है आकाश में, वो जो रहता है ना वो रेयर मीडियम में उड़ते हुए रहता है। नीचे अगर हम लोग जमीन पर है ना, तो जमीन का जो मीडियम होता है ना, यहाँ पर एटमॉस्फेयर वगैरह है, ये थोड़ा सा हैवी होता है। नीचे हम लोग जहाँ पर देखते हैं ना, तो पानी लेकर के देख रहा है, हालांकि पानी से तो हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग एयर से ही देखेंगे। तो एयर में भी होता है ना, बहुत सारा लेयर होता है। मतलब यहाँ पर खड़े हो ना तो नीचे बहुत डेंसर, बहुत ज्यादा डेंसर मीडियम होता है, फिर रेयर होते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो रेयर होता जाएगा। तो अगर चिड़िया यहाँ पर उड़ रहा है ना तो वो बिल्कुल रेयर मीडियम है, और हम लोग देख रहे हैं कहाँ से, डेंसर मीडियम से। तो देखो अगर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, पहले क्या होगा, चिड़िया से लाइट आएगा ना, इसका एक्चुअल हाइट ए वाला है, यहाँ से लाइट आएगा यहाँ पर, यहाँ आने के बाद ये अपना मीडियम चेंज करेगा। चिड़िया रेयर मीडियम में उड़ रहा था और हम लोग देख रहे हैं डेंसर मीडियम से, ये सीधा न जाकर के नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा यहाँ पर। अब इसको आगे बढ़ाओ तो तुमको यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब आकाश में जो चीज़ हम लोग देखेंगे ना, ओरिजिनल हाइट से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, और नीचे पानी में जो कुछ भी देखेंगे ना वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्या ये पानी का एग्जाम्पल इसमें लिया है, हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं कि इसमें पानी भरा हुआ है हो सकता है उसमें वो खड़ा होकर देख रहा होगा। ऐसे भी हम लोग कुछ भी आकाश में देख रहे हैं ना, तो कुछ भी अपना ओरिजिनल जगह पर नहीं दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है सारा कुछ। और समुद्र में अगर मछली वगैरह देखेंगे ना तो वो भी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा।
समुद्र वाला थोड़ा सा नजदीक और आकाश वाला थोड़ा सा दूर हम लोग को दिखाई देता है। चलो ये हो गया। अब उसके बाद आ जाओ स्फेरिकल लेंस। मिरर का काम खत्म। मिरर के बाद अब हम लोग लेंस में इंटर कर रहे हैं। लेंस में क्या होगा, इसका कहीं पर रोकने के लिए कुछ नहीं बना हुआ रहेगा। दोनों मतलब इधर से लाइट अगर पास करवाएंगे ना, पूरा हो जाएगा, लेंस को पार कर जाएगा। यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है टोटली। इसमें भी तुम्हारा वो सारा कुछ मिलेगा जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, फोकस वगैरह। स्फेरिकल लेंस कितने टाइप के होंगे? दो। एक कन्वेक्स, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग इसको क्यों बोलते हैं? देखो, ये जो कन्वेक्स लेंस है ना, पहले हम लोग मिरर पढ़े। मिरर दो टाइप का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। अब हम लोग लेंस पढ़े। लेंस भी दो टाइप का होगा, कनकेव और कन्वेक्स। अब इन लोग का क्या प्रॉपर्टी होता है? इस तरह से ये वाला है ना लेंस, इसमें अगर लाइट आएगा ना इस तरह से पैरेलल, तो आने के बाद ये सेंटर की ओर मुड़ जाएगा इस तरह से। यहाँ से लाइट आ रहा है, आने के बाद यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सारा लाइट कन्वर्ज हो रहा है। हाँ, लिख रही है, एक थोड़ा सा और बचा हुआ है। ये क्या हो रहा है, सारा का सारा लाइट आकर के एक जगह पर कन्वर्ज हो रहा है ना, जमा हो रहा है। कन्वर्ज में नहीं, जमा होना। तो इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ज़्यादा हम लोग कन्वेक्स से ही याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है कनकेव। कनकेव में क्या होगा, यहाँ भी इसका ए वाला क्या हो गया, फोकस। ए वाला प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फोकस बन रहा है ना, ओरिजिनल फोकस बन रहा है, रियल, क्योंकि ये रियल कट करने से हुआ है। लेकिन दूसरा ले लो कनकेव लेंस, जिधर मोटा वाला हिस्सा होता है ना, लाइट मुड़ करके हमेशा उधर ही जाता है। इसमें अगर पैरेलल लाइट आ रहा है ना, तो आने के बाद ये दूर भागेगा। मोटा वाला हिस्सा नीचे है ना, ऐसे भागेगा। तो इसका तो ओरिजिनल फोकस कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा लेंगे। पीछे बढ़ा लेंगे तो लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा होगा। तो ये जहाँ पर कट करता है ना, इसका ये फोकस होता है। और इसको कौन सा फोकस बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। देखो, अब कन्वेक्स लेंस का भी बहुत सारा टाइप दे दिया है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सब कई बार पूछेगा नहीं। देयर आर 3 टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का भी 3 टाइप है। एक डबल कन्वेक्स लेंस, इसमें दो ठो ऐसा मिरर ले लिया है ना, तो इसका नाम डबल रख दिया। इसमें एक हिस्सा प्लेन है, इसलिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसका दोनों हिस्सा कर्व है, तो कनकेवो कन्वेक्स लेंस, है ना। इसके बारे में उतना कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बारे में हमको डीपली हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद आ जाओ कनकेव में। कनकेव में भी वैसे ही 3 पार्ट हो जाएगा। ये हो गया डबल कनकेव, ये प्लेनो कनकेव, क्योंकि एक हिस्सा प्लेन है, और ये वाला कन्वेक्सो कनकेव लेंस। अब इसमें भी वैसा ही रूल है जैसे कि मिरर में था। यहाँ पर भी तुम लोग को 4 नियम पढ़ने को मिलेगा। क्या क्या 4 नियम है? पहला रूल ये है कि अगर कोई लाइट पैरेलल आ रहा है ना, तो मिरर से टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। दूसरा, अगर कोई लाइट फोकस से आ रहा है, अगर कोई लाइट फोकस है, मान लो कि इसका 2 फोकस होगा, एक तो इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, क्योंकि अगर लाइट इधर से इंटर किया ना, तो यहाँ पर मीट करेगा, तो इसका 2 फोकस है। अगर ये लाइट इस तरह से आ रहा है ना, फोकस होकर के, तो मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, पैरेलल बाहर निकलेगा, वैसा ही है बिल्कुल। और उसके बाद तीसरा, अगर कोई लाइट यहाँ से इंटर कर रहा है, इसका फोकस ये वाला हो गया और ये वाला हो गया सी। अगर यहाँ से कोई लाइट आ रहा है ना, इसका सेंटर ये वाला है, यहाँ से अगर कोई लाइट पास करेगा तो क्या होगा, सीधा बाहर निकल जाएगा। 3 ही इसमें दिया है ना, पोल पे निकलेगा तो सीधा इस तरह से क्रॉस कर जाएगा। और एक तो और, अगर हम लोग सेंटर से यहाँ पर से ले लें, रहने दो, 3 ही दिया है। पहला वाला है पैरेलल आ रहा है तो फोकस से होकर गया, दूसरा फोकस से आ रहा है तो पैरेलल हो गया, और तीसरा अगर पोल पर गिर रहा है ना, तो सीधा बाहर निकल जा रहा है। बस ये रूल है। तो वही 3 रूल इसमें भी होगा। अगर पैरेलल आ रहा है तो ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर के निकल रहा है बाहर। वो फोकस से पास होता था, पर एक फोकस से पास नहीं होगा, हम लोग को पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास होने वाला है, हो रहा होगा। दूसरा, अगर फोकस होकर के आ रहा है ना, एक ऐसे बना, ठीक है ना। इसका 3 रूल हो गया। इसका देखो, ये ठीक ही दिया हुआ है, एक्चुअली ये फोकस की तरफ आ रहा है। ये जो पैरेलल आ रहा था वो तुम्हारा बाहर निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से निकल रहा है। और देखो, ये फोकस की तरफ आ रहा था, तो ये सीधा न जाकर के पैरेलल हो गया। तो ये भी ठीक ही दे रखा है, और सी वाला तो सी पर है ही। चलो उसके बाद आगे देख लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? When light travels from a denser medium to rare medium। यहाँ पर देखो, लाइट जब भी होगा ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है कि हमारा लाइट जो है ना, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते रहना चाहिए।
ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम एक कहाँ पर देखने को मिलता है, डायमंड के अंदर मिलता है, ठीक है। डायमंड के अंदर एक बार लाइट अंदर चला गया ना तो बाहर नहीं निकलता है, अंदर ही अंदर घूमते रह जाता है, उसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। होता कैसे है देखो, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग का ये हम लोग का डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम। हम लोग क्या कर रहे थे, अगर लाइट आ रहा है तो यहाँ से सीधे इसको जाना चाहिए था, पर सीधे जाएगा नहीं। रेयर मीडियम में है तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। इस ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, लाइट को यहाँ से आने दो। अगर यहाँ से लाइट आता है तो ये भी थोड़ा सा मुड़ेगा, दूर भागेगा, दूर भाग करके ये लगभग यहाँ से बाहर निकलेगा। उसके बाद थोड़ा सा एंगल को और बढ़ाओ, ठीक है, बढ़ा दो तो ये पूरा इसी पर बाहर आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इससे अब थोड़ा सा भी ज्यादा करोगे ना तो फिर लाइट दूसरा मीडियम में इंटर ही नहीं करेगा, ऐसे निकल जाएगा। ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट क्या हुआ, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट कर दिया है, उसको सरफेस की जगह था कि सरफेस से बाहर निकले, लेकिन रेयर मीडियम होने की वजह से बाहर ना निकल करके यहाँ पर पानी है, ठीक है ना, पानी है या फिर कांच है, कुछ भी हो सकता है। एक कांच है मान लो, ठीक है, कांच में एक बार लाइट इंटर किया और करने के बाद कांच से बाहर निकल सकता था पर निकला नहीं। इस तरह से हम लोग लाइट अंदर इंटर करवाए ना इस एंगल से कि वो लाइट बाहर ना निकला, अंदर ही अंदर जाकर के फिर यहाँ पर टकराया, यहाँ से फिर ऐसे अंदर ही घूमते रह गया लाइट। तो ऐसे में क्या होगा, वो चीज पूरा चमकने लगेगा। डायमंड के अंदर ये चीज होता है, पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट एक बार इंटर करेगा, उसके बाद उसी में घूमते रहेगा। एंड इज इंसिडेंट एट एन एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल समझ में आया? क्रिटिकल एंगल वो एंगल था ना जिसके लिए तुम्हारा लाइट बाहर नहीं निकल रहा है, रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। वो मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ना, उसी मीडियम में लाइट रह गया, वो होता है क्रिटिकल एंगल। इट इज कम्प्लीटली रिटर्न इनवर्ड इन द डेंसर मीडियम। इसमें क्या होगा, लाइट क्रिटिकल एंगल से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा करेंगे ना तो टोटल का टोटल लाइट उसी मीडियम में वापस से रिटर्न हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। समझ में आया इंटरनल रिफ्लेक्शन? इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए एक और टर्म हम लोग को जानना क्या है जरूरी, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल जिसके लिए लाइट बाहर रिफ्लेक्शन हो ही नहीं, उसी मीडियम में रह जाए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पर कुछ फिगर दे रखा है, उस फिगर को वही फिगर दे रखा है जो हम यहाँ पर समझाए। यहाँ पर देखो दे रहा है, यहाँ पर हम लोग का वाटर है और ये वाला एयर है। लाइट इसमें जा रहा है, यहाँ पर लाइट गया तो यहाँ पर गया तो चलो बाहर निकल गया। दूसरा में थोड़ा सा एंगल को और बड़ा कर दिए, एंगल बड़ा करते जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखो एंगल बढ़ता जा रहा है, I1 I2 I3 I4 इतना बड़ा कर दिया कि अब लाइट बाहर गया ही नहीं, इसी में रह गया, पानी के अंदर ही रह गया। इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर जो I3 है ना वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, क्योंकि I3 के लिए लाइट बाहर किसी तरफ नहीं जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे। और I2 और I1 तो सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंसी वो होगा, और ये R1 और R2 रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया? ये कहाँ पर देखने को मिलता है, डायमंड के अंदर। और इंद्रधनुष बनता है ना वहां पर भी देखने को मिलता है, वहां पर भी एक चीज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता है कि पानी जो है ना, इंद्रधनुष वाला में क्या होता है, जैसे ये मान लो कि पानी का बूंद है, ड्रॉप है, ये लाइट यहाँ से आया आकर के और एक बार पहला बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में इंटर कर गया, यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन उसके बाद जो होता है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ से लाइट आने के बाद बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही इस तरह से घूम जाएगा और फिर उसके बाद फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। ऐसे बहुत सारा कलर में डिवाइड होकर के बाहर निकलता है, उसी से इंद्रधनुष बनता है। आगे हम लोग देखेंगे उसको, दो जगह पर ये देखने को मिलता है हम लोग को। उसके बाद है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू बाय ए ग्लास प्रिज्म, ठीक है। डिस्पर्शन क्या है, डिस्पर्शन देखो तो है तुम्हारे बुक में, देखो डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन होता है व्हाइट कलर का, व्हेन रे ऑफ व्हाइट लाइट इंटर ए ग्लास प्रिज्म। इसको जब हम लोग ग्लास प्रिज्म से पास करवाएंगे ना, इट इमर्जेस आउट फ्रॉम ए ब्रोकन इनटू 7 कलर। जब किसी ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं ना तो वो 7 रंग में ब्रेक हो जाता है। सर ये सनलाइट के साथ भी हो सकता है, किसी भी व्हाइट कलर के साथ, लाइट के साथ होगा। व्हाइट कलर एक्चुअली मीला ही होता है ना, ये है ना, ये व्हाइट कलर। हाँ डिस्पर्शन देगा तभी ये इंद्रधनुष एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं तो डिस्पर्शन नहीं देगा तो हम लोग जो रेनबो है ना उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेनबो भी एक तरह से वही हो रहा है, व्हाइट लाइट ड्रॉपलेट पर पानी के बूंद पर पड़ रहा है और उस पानी बूंद से जब बाहर निकल रहा है ना तो 7 रंग में ब्रेक हो जा रहा है, और 7 रंग में ब्रेक होना ही डिस्पर्शन कहलाता है। जो देखो यहाँ पर ये जो दिया है ना व्हाइट आई, आज देखना था ना, आई के बारे में भी किसी को पता नहीं होगा ना, आई के अंदर क्या क्या रहता है, कौन कौन सा पार्ट्स होता है।
हम लोग को सिर्फ वही से पढ़ाया जाता है, देखो ये हाथ है पैर है बचपन से ये सब सिखाया जाता है। हाथ पैर तो अपने आप ही बच्चा सीख लेगा ना, ये सिखाया जाता है देखो यहाँ पर अंदर में ये रहता है। देखो हम लोग को आँख में अगर अंदर इंटर करेंगे ना तो क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। ऊपर से अंदर की ओर जा रहे हैं आई में, सबसे ऊपर हम लोग देखते हैं ना तो आँख में हम लोग का वो उजला वाला पार्ट दिखाई देता है, सबसे बड़ा वही रहता है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबका नाम सिर्फ याद रखना है, ज्यादा कुछ तुम लोग को याद रखना नहीं है। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जो व्हाइट कलर का दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। यहाँ पर स्क्लेरोटिक लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, स्क्लेरा बोलेंगे। ये सबसे ऊपर वाला व्हाइट वाला पार्ट है। व्हाइट वाला से जस्ट थोड़ा सा नीचे जाओ तो ये ब्लैक, ब्लैक के ऊपर, हम अभी ब्लैक वाला का बात नहीं कर रहे हैं, ब्लैक वाला काफी अंदर होता है, यहाँ पर होता है ब्लैक वाला, ये वाला। तो इस ब्लैक के अंदर थोड़ा सा इस तरह से उभरा हुआ, ठीक है, रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम नहीं लिखा है, क्या बोलते हैं, कॉर्निया, कॉर्निया, इसको कॉर्निया बोलेंगे, ठीक है, लिखा हुआ है। ये आँख के मतलब यहाँ पर जो होता है ना, देखो आँख एकदम जो काला के अंदर भी काला होता है हल्का छोटा सा, है ना, वो पार्ट ए वाला है, ये जो थोड़ा सा दिख रहा है इसको प्यूपिल बोलते हैं। एकदम अंदर का जो ब्लैक का, ब्लैक के अंदर जो ब्लैक दिख रहा है वो प्यूपिल कहलाता है। और इस प्यूपिल को, इसका जो साइज है ना वो एक समान नहीं रहता है, बड़ा छोटा होते रहता है। जब हम लोग धूप में जाते हैं ना तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, और जब हम लोग अंधेरा में आते हैं तो ब्लैक हो जाता है। कैसे हम लोग जानेंगे कि रियल में ऐसा हो रहा है बड़ा छोटा, तो देखना कभी हम लोग पूरा सनलाइट है ना, पूरा दोपहर का टाइम है, बाहर जाओ और बाहर जाके अचानक से रूम में घुस जाओ तो पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बाहर जब हम लोग रहते हैं ना तो इसका साइज काफी बढ़ा हुआ रहता है। क्यों सर? बता रहे हैं, आइरिस का जो ये जो प्यूपिल का जो साइज है ना वो काफी बढ़ा हुआ रहता है, और जब अचानक से अंदर आ जाते हैं ना तो उतना जल्दी इसका साइज छोटा हो, मतलब बड़ा हो नहीं पाता है। जब धूप में रहते हैं तो क्या होता है, छोटा रहता है, ताकि ज्यादा लाइट अंदर न इंटर कर जाए। ज्यादा लाइट अगर अंदर इंटर कर जाएगा ना तो रेटिना पर इफेक्ट पड़ेगा, आँख खराब हो जाएगा। तो उसको ठीक रखने के लिए दोपहर जब बाहर हम लोग निकलते हैं दोपहर के टाइम में तो काफी छोटा रहता है, और जैसे ही अंदर रूम में इंटर करते हैं ना तो तुरंत इंटर करने के बाद तुरंत इसका साइज नहीं बढ़ जाता है, थोड़ा सा समय लगता है, कुछ सेकंड के बाद ये फिर से वापस इतना बड़ा हो जाएगा। तो अब भी इसमें इतना छोटा है ना कि उतना ज्यादा लाइट इंटर नहीं कर पाता है, तो हम लोग पूरा रूम डार्क डार्क दिखाई देता है। और थोड़ा देर में इसका साइज बढ़ करके इतना हो जाएगा तो एनफ लाइट फिर अंदर इंटर करने लगेगा, और फिर और रूम हम लोग को दिखाई देने लगता है सारा कुछ। उसी तरह से रूम से अचानक बाहर चले जाओ अंधेरा वाला रूम से, तो फिर वहां अचानक से लगेगा कि आंख में पूरा एकदम क्या हो गया, पूरा अचानक से बहुत सारा लाइट आंख के अंदर इंटर कर जाता है। क्योंकि तुम छाया में जब रह रहे हो ना तो तुम्हारा ये जो है प्यूपिल वो काफी बढ़ा हुआ है, तुम अचानक से धूप में चले गए तो अचानक से बहुत सारा लाइट इसमें इंटर कर जाता है, इससे आंख पर भार पड़ता है। तो फिर थोड़ा देर के लिए हम लोग अपना आंख बंद कर लेते हैं और फिर इसका साइज छोटा हो जाता है, और छोटा होने के बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो आखिर इस हॉल को, जो यहाँ पर हॉल है उसका नाम प्यूपिल दिया हुआ है, इस हॉल को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो हॉल को कंट्रोल करता है आइरिस, ठीक है। ये आइरिस होता है जो साइज को बड़ा छोटा करते रहता है। तो अभी तक कितना चीज जान गए। बाहर से हम लोग जैसे जैसे अंदर गए, सबसे पहले स्क्लेरा मिला, दूसरा नंबर पे क्या मिला, एक कॉर्निया मिला। इसमें कुछ नहीं है, बस पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ रहता है, ब्लैक वाला पोर्शन है ना, हल्का उभरा हुआ होता है, और इसमें थोड़ा सा पानी भरा रहता है, उस पानी को हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। 3 चीज मिल गया। चौथा में ए हॉल मिला जिससे लाइट इंटर करता है, ए हो गया हम लोग का चौथा पार्ट। और 5वां हिस्सा क्या मिला, 5वां में हम लोग को ए आइरिस मिला जो इसको कंट्रोल करता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब थोड़ा सा और अंदर जाओ, तो थोड़ा सा और अंदर जाएंगे ना तो ए मिलता है लेंस, ठीक है। ये लेंस का साइज हमेशा बड़ा छोटा होते रहता है, क्योंकि कभी हम लोग नजदीक का देखते हैं, कभी हम लोग दूर का देखते हैं। इसका जो काम रहता है ना कि इमेज ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, नजदीक हो या फिर दूर हो, उसको इस तरह से मतलब एडजस्ट करना है ना इस लेंस को कि उसका जो इमेज है ना यहाँ पर आगे रेटिना पर ही बने, ठीक है। वही इसका इमेज जब रेटिना पर नहीं बनता है ना तो आँख खराब हो जाता है, फिर हम लोग को अलग से दूसरा लेंस लगाना पड़ता है बाहर से। एक लेंस तो अंदर में है ही, एक और लेंस लगाना पड़ जाता है आँख खराब होने से। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, लेंस हम लोग को मिल गया कितना नंबर में, 6ठा नंबर में ना, 6ठा नंबर में हम लोग को मिल गया लेंस, नहीं लिखा हुआ है ना, ये मिल गया लेंस 6 नंबर पर। अब इस लेंस को कंट्रोल कौन करता है, सिलियरी मसल। मतलब कि अगर सिलियरी मसल खराब हो जाएगा ना तो हम लोग जल्दी जल्दी नजदीक का और दूर का दोनों एक साथ नहीं देख पाएंगे, और बहुत स्लो काम करना शुरू कर देगा, थोड़ा देर से दिखाई देगा। या फिर एज, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ता है ना इस सिलियरी मसल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, तो फिर उस समय तो देखने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तब दोनों लेंस लगाना पड़ता है। चश्मा में देखोगे ना जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं उनका नीचे वाला में दूसरा लगा रहता है, बीच से कटा हुआ रहता है चश्मा,
नीचे एक दूसरा लेंस और ऊपर में दूसरा लेंस, ऊपर में दूर देखने वाला और नीचे में नजदीक देखने वाला। तो ये लेंस हो गया। लेंस के अब पीछे आओ, लेंस को कंट्रोल कौन कर रहा है? सिलियरी मसल कर रहा है। ये इसका एक्मोडेशन पावर कहलाता है। एक्मोडेशन पावर एक टर्म आता है, पूछता है कि एक्मोडेशन पावर क्या है। तो एक्मोडेशन पावर होता है यही लेंस का वो पावर जिससे मतलब वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि नजदीक वाला भी इमेज दिखाई दे और दूर वाला भी इमेज दिखाई दे। इसको हम लोग एक्मोडेशन पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। उसके पीछे होते हैं, यहाँ पर काफी सारा खाली जगह है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं? विट्रियस ह्यूमर, 7वां नंबर में। उसके बाद तुम्हारा 8वां नंबर में रेटिना, जहाँ पर इमेज बनता है, यहीं पर तुम्हारा इमेज बनेगा। और यहीं पर दो चीज और होता है, एक रड होता है, एक कोन होता है। ठीक है, कोन जो होगा एक तो ब्राइटनेस को डिटेक्ट करता है कि कितना ब्राइटनेस है, और एक तो कलर को डिटेक्ट करता है। तो कोन जो होगा ना वो ब्राइटनेस को डिटेक्ट करेगा, कौन से कलर होता है। तो ऐसे याद मत रखना, इसका उल्टा है, कोन वाला ब्राइटनेस डिटेक्ट कर रहा है और रड वाला कलर डिटेक्ट कर रहा है। आर से रंग सर, आर से रंग हो रहा है ना, हाँ फिर वैसे ही याद रखना, आर से रंग। लेकिन कौन से कलर मत याद कर लेना, कौन वाला कलर नहीं डिटेक्ट कर रहा है, कौन वाला क्या डिटेक्ट कर रहा है? ब्राइटनेस डिटेक्ट करता है। तो 8 हो गया। 8 के बाद इसी में 8 का ए और बी कर लेना, इसी में रड और कोन दोनों होता है। उसके बाद 9 में हम लोग एक तो याद रखेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में क्या होगा, यहाँ पर एक हॉल होता है, इस हॉल से तुम्हारा तार सारा कनेक्शन जो है ना नर्व सिस्टम रहता है, नर्व ही तो वही तो तार है ह्यूमन बॉडी का, और नर्व यहाँ से मतलब निकल करके जा करके माइंड से कनेक्टेड रहता है, और यहाँ पर जो इमेज बनता है ना वो बता देता है कि ऐसा सामने में कुछ है, जाकर के माइंड को इन्फॉर्म कर देता है। येलो स्पॉट पता नहीं, ये आगे देखेंगे, अगर कुछ मिलेगा तो बताएंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ये हो गया 9 ना। और 10 में ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व वही जो यहाँ से मतलब सारा इंफॉर्मेशन लेकर के जा रहा है तुम्हारे बुक में दिया है क्या? नहीं दिया है ना। तो इतना चीज हम लोग को 10 चीज याद रखना है। अगर आई को डिस्क्राइब करने के लिए देता है तो आई को फिगर, पहले आई का फिगर ड्रॉ कर लेना है, फिगर ड्रॉ करने के बाद 10 का नाम लिख लेना है, और काम तो लगभग सबका समझा ही दिए ना। सबका काम नहीं है, मतलब काम किसका किसका लिखना होगा, पीपल का काम लिखेंगे, वहां पर लिख देंगे इसे लाइट इंटर करता है। पीपल को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो आइरिस कर रहा था कंट्रोल। आइरिस के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे कि वो पीपल को कंट्रोल करता है। लेंस के बारे में लिखेंगे, ये हर चीज का जो इमेज होता है वो रेटिना पर बनाता है। और इसके बारे में सिलियरी मसल के बारे में लिखेंगे, ये लेंस को कंट्रोल करता है। और फिर आगे में 2 लिक्विड, एक आगे को पीछे, एक का नाम एक्वस ह्यूमर और पीछे का विट्रियस ह्यूमर। नाम से भी देखो ए पहले है और भी बाद में है, तो एक्वस और विट्रियस भी तुम लोग को याद हो ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिगर तो बनाना नहीं है ना, तुम लोग की बुक में बहुत लिमिटेड दिया है, ये तो ऐसे नोट्स है ही सबके पास, तो वहां से कर लेना। और 7th वाला सिर्फ एक बार बस देख लो, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो तुम लोग काम नहीं आएगा, वो तो काम आएगा 8 में। लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर ये चीज हम लोग को जानना है आगे। एक एक करके अब सबके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, तो सब तो बता ही दिए हैं, बता दे, पढ़ ले एक बार। चलो सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पर था? और आगे जो हल्का सा लिक्विड जिसमें भरा हुआ है। इट इज ए फ्रंट ब्लड आउट पार्ट, बाहर निकला हुआ पार्ट है ऑफ आई बॉल, कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट स्क्लेरोटिक, ट्रांसपेरेंट स्क्लेरोटिक, जो कि किस चीज से ढका हुआ है? वो व्हाइट वाला जो स्क्लेरा है ना उससे ढका हुआ है। वो तुम्हारा किसके किसके बीच में हो जाएगा? बाहर में स्क्लेरा से ढका हुआ है, वो अंदर में किससे? वो तुम्हारा प्यूपिल लेंस से ही कवर हो जाएगा, क्योंकि प्यूपिल में तो हॉल है ना, यहाँ पर तो ये हॉल है, तो ये लेंस से कवर हो जाएगा। आगे से स्क्लेरा और पीछे में लेंस, ये दोनों के बीच वाला पार्ट पूरा आ जाएगा वो। उसके बाद आइरिस। इट इज द कलर्ड रीजन अंडर कॉर्निया फॉर्म बाय क्लोराइड। किस चीज से बना हुआ है? क्लोराइड से बना हुआ है। इट कलर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बोल रहा है कि इसका जो कलर होता है ना आइरिस का, वो अलग अलग आदमी में अलग अलग होता है ना, किसी का ब्राउन होता है, और बाहर जो दिख रहा है बिल्कुल छोटा है, छोटा के बाहर चारों ओर जो दिख रहा है वही आइरिस है ना। किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है। ब्लू तो सुने हैं कहीं, मतलब पढ़े हैं कहीं शायद देखे नहीं है। ग्रीन भी होता है। तो ये सारा कलर है, ये वाला हिस्सा, ये वाला देख रहे हो ना, ये सारा क्या है? प्यूपिल है, आइरिस है ना। प्यूपिल तो एक हॉल है। इट इज सेंट्रल सर्कुलर एपर्चर इन द आइरिस। इसका डायमीटर कितना होता है? 1 mm। जो बीच वाला हॉल है छोटा सा, उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 1 mm होगा। बट इट कैन कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सेस लाइट। ज्यादा लाइट रहेगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
और लाइट कम रहेगा तो एक्सपेंड हो जाएगा, फैलेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना और फैलना, एक्सपेंड मतलब। उसके बाद है क्रिस्टलाइन लेंस, लेंस अंदर में था। इट इज डबल कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस इसमें यूज हुआ है इमीडिएटली बिहाइंड आइरिस। दिस इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट कॉन्सेंट्रिक लेयर विद ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज टुवर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। तुम लोग को बताया थे कनकेव और कन्वेक्स लेंस ना, तो दोनों में अंतर क्या था, एक बार जरा उसको याद करो। ये वाला कन्वेक्स लेंस था और ये वाला कनकेव लेंस। देखो इसमें जो इमेज बनता है ना, दोनों में जो इमेज बनता है दोनों में फर्क होता है। इसमें जो इमेज बनता है ना वो हमेशा उल्टा बनता है। एक केस होता है जहां पर सीधा बनता है। इसमें देखो जगह जो ऑब्जेक्ट है ना उसको रखने का जो जगह है, एक फोकस है और यहाँ पर इसका 2f है या फिर सेंटर बोलो, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर जिसको बोल रहे थे, इसमें ऑब्जेक्ट को एक तो इन्फिनाइट पर रखा जा सकता है, यहाँ रखा जा सकता है, फिर 2f पर रखा जा सकता है। जब 2f पर रखते हैं ना, ऐसे उतना डीपली तुम लोग को भी जानना नहीं है, एक बात समझ लो, 2f पर अगर रखेंगे ना ऑब्जेक्ट को इस लेंस के सामने तो उतना ही बड़ा उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है। और उल्टा वाला सारा क्या था, सब रियल इमेज था, उल्टा वाला ये सब रियल है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे ना तो अब नजदीक आ गया, तो ये थोड़ा सा और पीछे बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा, और आगे करो तो और पीछे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर रख दो ना, तब जो इसका इमेज बनता है वो इस तरफ बनता है और ये वर्चुअल इमेज होता है क्योंकि लेंस के अंदर बन रहा है ना। तुम लोग जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से वाला लेंस निकाल करके देखते हो ना, जो बुक वाला दिखाई देता है, ऐसे आगे पीछे कर करके उसको बड़ा छोटा कर पाते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, देखे हो तुम लोग तो? स्केल से भी होता है। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास जो रहता है, तो उससे हम लोग इस प्रेस करके देखते हैं ना, तो एडजस्ट करना पड़ता है। एक निश्चित डिस्टेंस रखोगे ना तभी वो मतलब दिखाई देगा बड़ा, नहीं तो नहीं दिखाई देता है। दूर रखोगे तो दिखाई नहीं देता है। तो एक्चुअली उसका फोकस एक होता है उस लेंस का। तुम जो लिखा हुआ चीज है ना उसको ला करके जब एफ और इसका जो पोल है ना, इन दोनों के बीच ला दोगे ना, तब वो बड़ा और सीधा दिखाई देता है लेंस के दूसरा तरफ, है ना। पर आंख में तो यही लगा हुआ है, आंख में यही लेंस लगा हुआ है, तो हम लोग को फिर बार बार इसमें तो हम लोग देख रहे हैं कि कभी उल्टा बन रहा है इमेज, कभी सीधा बन रहा है, कभी नजदीक बन रहा है, कभी दूर बन रहा है। फिर आंख से हम लोग देख रहे हैं तो फिर कैसे हो रहा है कि मतलब उल्टा नहीं कुछ भी नजर आ रहा है, सब सीधा सीधा नजर आ रहा है। आंख में तो यही लेंस है ना। और ऐसा भी नहीं है कि सारा ऑब्जेक्ट हम लोग का फिक्स्ड है एकदम फोकस और पोल के बीच में। हम लोग नजदीक भी देख रहे हैं तो सीधा ही दिख रहा है, दूर भी देख रहे हैं तो वो भी सीधा ही दिख रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? एक्चुअली वही बता रहे थे, वहां पर जो है ना उस लेंस को कंट्रोल करने वाला सिलियरी मसल है। सिलियरी मसल क्या करता है ना, इस लेंस को कभी पतला और कभी मोटा कर देता है। अब पतला मोटा होने से इसका जो फोकल लेंथ है ना वो घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। और फोकल लेंथ इस तरह से घटते बढ़ते रहता है कि मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसका जो इमेज है वो सारा का सारा उल्टा एक फोकस पर ही बनाता है, ठीक है। रियल इमेज बनता है। आंख के अंदर जो हम लोग का इमेज बनता है ना वो रियल इमेज बनता है। और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना वो कहीं पर भी रहे, ये मसल इसको मोटा और पतला करके इस तरह से एडजस्ट कर देता है ना कि वो आकर के फोकस पर ही बने, और सारा इमेज जो बनता है ना हमारे आंख के अंदर सारा का सारा उल्टा ही बनता है, ठीक है। हमारे माइंड में जाकर के वहां पर उसको माइंड उसको सीधा करता है, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को सीधा देख पाते हैं। तो ओरिजिनल में कुछ और होता है, आंख में कुछ और होता है, क्योंकि आंख में इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा सिलियरी मसल है, हमेशा उसको मोटा या पतला कर दे रहा है। जल्दी हम लोग के शरीर में काम हो जाता है। हाँ, इतना फास्ट काम होते रहता है। उसके बाद है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल द लेंस इज कनेक्टेड ऑफ द स्क्लेरोटिक बाय द सिलियरी मसल। दे मतलब चेंज थिकनेस, ये क्या करता है लेंस का थिकनेस घटाते बढ़ाते रहता है, कभी रिलैक्स करता है और कभी उसको पतला कर देता है। एक्वस ह्यूमर, आगे में जो लिक्विड था इंटीरियर चैम्बर इज फिल्ड विद ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द लिक्विड इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। बस एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, उसमें बस ए लिख देना। अब विट्रियस ह्यूमर क्या, ये क्यों लिक्विड जरूरी है? एक्वस ह्यूमर ना, इसका काम तो लिखा नहीं है कुछ, 10 तक इसका कुछ वर्क फंक्शन पढ़ना है नहीं। अब तुम लोग एक बार नेट पर सर्च करना कि वो जो टीयर आंसू आता है वो कहाँ से आता है, हो सकता है इसी दोनों में से कुछ हो, एक वर्ष एक बार सर्च करके देख लेना। ऐसे 10 तक नहीं पढ़ना है हम लोगों को कि मतलब एक वर्ष का काम क्या है, वो तो कुछ भी नहीं खत्म होता है। ब्लड भी निकाल लो तो फिर तो बन ही जाता है, वो खत्म होता है, कुछ भी खत्म नहीं होता है। खाना खा रहे हैं उससे बनते रहता है।
vitreous humor posterior chamber is filled with a transparent watery liquid with a common salt having some different, इसमें थोड़ा सा common salt मिला रहता है ना, the यही liquid। आंसू है क्या सर? एक बार देख लेना, तुम लोग सर्च कर लेना नेट पर। आंसू कितने सॉल्टी होता है? बस क्या आंसू सॉल्टी होता है? सल्टी होता है ना, ये चाहती है। कितना ये ज्यादा रोई है। रेटिना, रेटिना के अंदर फिर वही रडर कोन होता है, फंक्शन तो बता दिए रडर कोन का। ब्लाइंड स्पॉट, जहां से तुम्हारा नर्व निकलता है, इट इज द स्पॉट वेयर ऑप्टिक नर्व इंटर द आई, वहां से हम लोग का ऑप्टिक नर्व जो होता है ना, माइंड से आंख में इंटर कर जाता है। इट इज स्लाइटली रेल्ड एंड इन सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के प्रति सेंसिटिव बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड विद ए क्लोराइड एंड रेटिना, क्योंकि यहाँ पर रेटिना यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है। अब उसके बाद एक्शन ऑफ द आई, एक्शन तो सब फिर वही चीज है, वही चीज फिर से सब लिखा हुआ है। उसके बाद चलो आगे है डिफेक्ट, किस तरह से आंख में प्रॉब्लम आता है। पहला है शॉर्ट साइटनेस या फिर मायोपिया, दूसरा है लॉन्ग साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस में क्या होगा, नजदीक वाला दिखाई देगा। शॉर्ट साइटनेस, आई कैन नॉट सी क्लियरली बायॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस के बाद वो देख नहीं सकता, मतलब शॉर्ट साइटनेस में नजदीक वाला दिखाई देगा ना, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। ज्यादा सबको यही प्रॉब्लम रहता है, शॉर्ट साइटनेस ही ना, तुम्हारा भी तो वही होगा, शॉर्ट साइटनेस होगा ना। It means that the far point of the defective eye has shifted from infinity to a finite distance, मतलब दूर वाला देखो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इसका एक्चुअली देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट का जो दूर से आता है, दूर से जो लाइट आता है वो तो लगभग पैरेलल ही आता है ना, दूर वाला को पैरेलल मान के चलते हैं। यहाँ से लाइट आ रहा है, आने के बाद इस आंख वाला लेंस पर पड़ा, लेंस पर पड़ने के बाद इसको यहाँ पर आकर के टकराना चाहिए था, पर ये यहीं पर आकर टकरा गया। इसका रीजन क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि ये जो हो सकता है आईबॉल, जो रेटिना है ना, थोड़ा सा पीछे चला गया हो, थोड़ा बड़ा हो गया हो, एक ये रीजन हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, दूसरा लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना, लेंस में भी थिकर, लेंस थोड़ा मोटा हो सकता है, या फिर आईबॉल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये दोनों में से कोई इशू है। इसको कैसे आप ठीक करें, देखो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर चेंज नहीं, एक तो और आगे में लगा लेते हैं ना, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा काम लेंस चेंज करना। देखो इसमें होता क्या है ना, सर आँख में चश्मा डालने से ठीक कैसे जाता है? सबका नहीं होता है ठीक, लेकिन कभी कभी किसी किसी का हो जाता है। नंबर बढ़ाइए, हाँ होते रहता है, तो वही इसी में कुछ परिवर्तन होते रहता होगा, या फिर लेंस में कुछ चेंजिंग आते रहता होगा। देखो इसमें हो क्या रहा था ना कि हम लोग का जो लेंस है, लाइट इस तरह से आ रहा था। अब इसका जो काम है ना, लेंस का काम ही है जिधर मोटा वाला हिस्सा है ना, उधर लाइट को मोड़ देना। ये वाला जो है ना अभी थोड़ा सा ज्यादा मोड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अभी बन रहा है लाइट। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर एक दूसरा लेंस लगा देंगे, ये लाइट यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर कट हो रहा है ना, अगर इस लाइट को थोड़ा सा और ऊपर कर दे तो उतना ज्यादा कट नहीं होगा। जैसे अगर लाइट मान लो कि यहाँ से अगर पास हो रहा है तब यहाँ तक पहुंच जाएगा ना, अगर इस लाइट को यहाँ से थोड़ा सा मोड़ देगा इस लाइट को, तब फिर ये सही जगह पर पहुंच जाएगा। तो वही करते हैं, यहाँ पर जो लाइट ऐसे आ रहा था यहाँ पर इतना दूर आने देते हैं, यहाँ पर एक लेंस लगा देते हैं, एक तो लेंस लगा दिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं, वो डिस्कस कर रही होगी लेंस के बारे में, बाद में करना। देखो अब यहाँ पर अगर इस लेंस को लगा दिए ना, तो ये लाइट को थोड़ा सा क्या करेगा, ऊपर की ओर मोड़ेगा, अरे इधर मोड़ेगा, जिधर मोटा वाला हिस्सा होता है ना उधर मोड़ता है लाइट को। अब यहाँ से अब इसका काम है फिर नीचे की ओर मोड़ना, लेकिन अब उतना ज्यादा नहीं मोड़ पाएगा ये, और तुम्हारा इमेज जो है ना रेटिना पर आ जाएगा वापस से, ठीक है। या तुम लोग को 3 फिगर जब डिस्क्राइब करोगे ना, 3 फिगर बनाना पड़ेगा, एक ये वाला, 2 फिगर से हो जाएगा, दूसरा ये वाला, 2 फिगर में एक्सप्लेन हो जाएगा शॉर्ट साइडनेस। उसके बाद है लॉन्ग साइडनेस, इसमें क्या होगा, ये शॉर्ट साइड, लॉन्ग साइडनेस मतलब दूर वाला दिखाई देगा, जो लिखा रहता है ना वही होता है मतलब उसका उल्टा ही हो रहा है एक तरह से, लॉन्ग साइडनेस है ना, तो ये बता रहा है कि लॉन्ग वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई देगा। शॉर्ट साइडनेस वाला बता रहा था कि नजदीक वाला दिखाई देगा, इसमें दूर वाला दिखाई देगा, नजदीक वाला दिखाई नहीं देगा, ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, नजदीक वाला ज्यादा लोगों को नहीं दिखता है। विथ दिस डिफेक्ट आई कैन नॉट सी क्लियरली विद इन, ठीक है, और समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है,
उसमें अंदर कट हो रहा था ना, इसमें रेटिना के बाहर कट हो रहा है, मतलब जो इमेज बन रहा है ना वो रेटिना के बाहर बन रहा है। तो ऐसे में भी नहीं दिखाई देगा। रीजन क्या हो सकता है, या तो लेंस में प्रॉब्लम हुआ है या फिर आईबॉल छोटा हो गया है ना, दोनों में से कुछ हुआ है। तो यहाँ पर भी एक तो मिरर लगाना पड़ेगा, एक तो लेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर से अगर ओरिजिनल आ रहा है ना, ओरिजिनल आने के बाद इस तरह से मुड़ रहा था, ये जा रहा था बाहर, यहाँ वाला जो था ना वो बाहर जा रहा था। तो हम लोग क्या किए ना कि एक और यहाँ पर लेंस लगा दिए, तो ये लाइट यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा इस तरह से हो गया, थोड़ा सा हल्का डाउन होगा ना, इसको ठीक से समझो थोड़ा। ये पहला केस में यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग को इस तरह से इसको करना है ना कि थोड़ा सा और नजदीक बने, मतलब एक क्या कर रहा है, मोड़ रहा है, थोड़ा लाइट को थोड़ा कम मोड़ रहा है ना, थोड़ा और ज्यादा मोड़ देता ना तो काम हो जाता, वही ना। ये लेंस थोड़ा सा लाइट को और ज्यादा मोड़ देता तो काम हो जाता। तो मोड़ने वाला लेंस हम लोग का ए वाला है, कन्वेक्स। हम लोग एक और मोड़ने वाला लेंस आगे लगा देते हैं, यहाँ पर एक और ये लेंस लगा दिए। अब ये क्या करेगा ना कि लाइट आएगा तो पहले यहाँ पर हल्का मोड़ेगा, ये हल्का मोड़ दिया और फिर हल्का ये मोड़ेगा, तो दोनों मोड़ करके सही जगह पर पहुंचा देगा इमेज को, तब वो फिर दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मोड़ने का काम कम हो गया था, तो हम लोग 2 लेंस लगा करके और इसको ज्यादा मोड़ करके डबल लेंस लगा करके पावर बढ़ा दिए, और अब ओरिजिनल जगह पर इमेज बन पा रहा है और फिर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। हो गया क्लियर लॉन्ग साइडनेस। यहाँ पर भी दोनों इमेज बनाना पड़ेगा, एक इमेज विथ डिफेक्ट और एक विदाउट डिफेक्ट, मतलब एक करने के बाद लेंस लगाने के बाद इसको दूर करने के लिए हम लोग को कन्वेक्स लेंस का जरूरत पड़ रहा है ना। यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया, एक कन्वेक्स है। उसके बाद है प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, द पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ द आई, है ना, एक्मोडेशन पावर ठीक से काम नहीं कर रहा है, यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ेगा एक्मोडेशन पावर क्या होगा, घटता रहेगा। फॉर most people the near point gradually recedes away. They find it difficulty to see nearby object comfortably and distinctly without corrective. इसको ना नजदीक का ठीक से दिख पाता है ना दूर का ठीक से दिख पाता है, तो ऐसे में 2 लेंस का जरूरत पड़ता है। इसको हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं। बायो मतलब दो मतलब प्रॉब्लम इसमें हो रहा है। इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल। धीरे धीरे एज ज्यादा होने से सिलियरी मसल क्या होता है, वीक हो जाता है। समटाइम्स a person may suffer from both myopia and hypermetropia. Such people often require bifocal lens. इनको bifocal lens का जरूरत पड़ेगा, जिसमें कन्वेक्स और कनकेव दोनों मिला हुआ रहेगा। कन्वेक्स और कन्वेक्स लेंस दोनों मिला करके बनता है। अपर पोर्शन कंस्टिव कनकेव, ऊपर वाला में कनकेव रहेगा ताकि वो दूर वाला देख सके, और नीचे वाला में कन्वेक्स रहेगा ताकि नजदीक वाला देख सके। द लोअर पार्ट इज द कन्वेक्स, इट फैसिलिटेट नियर विजन। कन्वेक्स वाला नजदीक देखने में हेल्प करता है। This day it is possible to correct the refractive defect with contact lens or through surgical intervention. बोल रहा है कि सर्जरी करके अभी वो सारा ठीक हो जाता है, लेंस अंदर वाला सही कर दिया जाता है ना। उसके बाद है एस्टिग्मेशन। एस्टिग्मेशन में क्या होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों ड्रॉ किया हुआ है ना, तो वो आदमी ठीक से नहीं देख पाएगा दोनों को। नॉर्मल लाइन तो ऐसे देख रहा है, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है ना वो देखेगा तो या तो ऐसे दिखाई देगा या फिर ऐसे दिखाई देगा, मतलब दोनों एक साथ उसको नहीं दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोई एक देख पाएगा। यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल देख रहा है ठीक, तो वर्टिकल सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पर वर्टिकल सही देख पा रहा है तो फिर हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा है। और इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस है, सिलेंड्रिकल लेंस है। ये सब दिया है तुम्हारे बुक में, डिफेक्ट वाला में देखो तो एस्टिग्मेशन शायद नहीं दिया होगा। लॉन्ग साइडनेस और शॉर्ट साइडनेस 2 ही दिया होगा। नहीं दिया है तो छोड़ दो, शायद खत्म हो गया है, तो खत्म हो गया चैप्टर। एक तुम्हारा एक तो और रह गया है क्या, 8 होता है इंस्ट्रूमेंट। जैसे किसी का कोई सुनाई किसी को कम दे रहा है तो उसके लिए कान में उन लोगों का एक तो एड आता है, हियर एड इंस्ट्रूमेंट आता है, वो लगाता है तो फिर उन लोगों को सुनाई देने लगता है, उस टाइप का होता है। एक चीज देखो ये वाला था कलर ट्रायंगल, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और ट्रायंगल एक बार हमको बताओ तो क्या क्या है। एक कलर वाला ट्रायंगल, रेड वही होता है प्राइमरी, रेड और ग्रीन, और एक और होता है ब्लू। 3 गो हो गया ना, सियान ना, सियान ए मैजेंटा होगा ना, मैजेंटा और ए येलो। इन तीनों कलर को अगर मिला लो ना, ब्लू रेड और ग्रीन, तो तीनों को मिलकर के व्हाइट बन जाता है ना। या फिर इसमें दिया हुआ था ना, देखो रेड ब्लू और ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन अगर तीनों को मिला लेंगे ना तो ये व्हाइट बनेगा, रेड ब्लू ग्रीन। अब तुम लोग मिला करके देखना कैसे बनता है, ये क्या बनेगा, व्हाइट। तो देखो यार इन तीनों के मिलने से व्हाइट बनता है, या फिर इधर से एक तो ले लो और एक तो ये वाला ले लो मिक्स वाला, तो उस केस में भी क्या बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। तो इसमें हमारा प्राइमरी कलर कौन सा हो गया, ब्लू रेड और ग्रीन, ये हमारा प्राइमरी कलर हो गया। और ये जो मैजेंटा सियान और येलो बन रहा है यहाँ पर येलो, ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंडरी कलर, जो कि प्राइमरी से मिल करके बना हुआ है।
ठीक है। और एक तो और पढ़ना था, न्यूटन डिस्क होता है। न्यूटन डिस्क क्या होता है, उसमें तुम्हारा 7 रंग, मतलब एक डिस्क रहता है इसी टाइप का, उसमें 7 रंग बना होता है। अगर उसको बहुत तेज से रोटेट करा दो ना, घुमा दो ना, तो फिर वो व्हाइट दिखता है। वो व्हाइट क्यों दिखता है? क्योंकि किसी भी कलर का इफेक्ट जो होता है ना, 1/16 सेकंड तक लगभग हमारे आंखों पर, रेटिना पर बना रहता है। अब बहुत ज्यादा तेज उसको घुमा देंगे ना, तो 1/16 सेकंड में वो 7 मतलब कलर आ जाएगा, तो सब मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होकर हम लोग कैसा दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। एक बार न्यूटन डिस्क देख लो, अगर इसमें दिखाया है तो, बुक में दिया हुआ है। न्यूटन क्या था, हो सकता है, पता नहीं किस लिए नाम है न्यूटन डिस्क। ये वाला है, ठीक है ना, इसको रोटेट करा लो, तो रोटेट करने से व्हाइट दिखाई देगा। इसमें तो बहुत सारा मिक्स है ना, ये वाला है ना, 4 और 3 7 कलर है। कौन सा वीडियो? नहीं दिखेगा, वीडियो थोड़ी दिखेगा, ये घूमेगा तो व्हाइट दिखेगा। बैटरी से इसको जोड़ कर घुमा रहा है, मोटर से जोड़ करके। क्वेश्चन आंसर कुछ देखें, देखो तो फर्स्ट वाला, ए चाइल्ड वॉक टुवर्ड्स ए फिक्स्ड प्लेन मिरर एट ए स्पीड 5 km/h, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इमेज का स्पीड क्या होगा अगर चाइल्ड का स्पीड 5 है? तो यहाँ पर 2 चीज हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और एक विथ रेस्पेक्ट टू चाइल्ड भी हो सकता है। तो हम लोग को मिरर के रेस्पेक्ट में देखना है। सी तब होगा ना जब हम लोग उस चाइल्ड के रेस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि चाइल्ड भी दौड़ रहा है और वो मिरर में अंदर वाला जो बच्चा है वो भी दौड़ रहा है, तो दोनों का स्पीड डबल हो जाएगा। लेकिन अगर मिरर के रेस्पेक्ट में देखेंगे ना, तो यही रहेगा 5, -5 यहाँ पर दिया है, तो -5, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, बच्चा अगर इधर जा रहा है तो मिरर में इधर आ रहा होगा वो। सेकेंड वाला देखो तो, दूसरा कौन सा आ रहा है, द लेटर दैट डज नॉट शो लैटरल इन्वर्जन। हाँ, इसमें नहीं होगा, बाकी सब में उल्टा करेंगे तो बाकी सब में होगा। ये तो बिल्कुल गोल इधर जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। प्लेन मिरर, an object is 0.5 meter in front of mirror, the distance between object and image। ऑब्जेक्ट और इमेज ना, मतलब यहाँ पर मिरर है, ये वाला मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और ये वाला कितना दिया है 0.5, तो ये भी 0.5, तो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, टोटल डिस्टेंस के लिए इंटू करते हैं। वो नहीं हुआ, 1 मीटर होगा, तो 0.5 0.5 आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 होगा, आधा आधा जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा ना। फिर एन ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर टॉल इज इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इज, 0.5 मीटर टॉल है, यहाँ से चलो 0.5, और डिस्टेंस कितना है 0.2, तो साइज क्या होगा इमेज का, इधर कितना बड़ा बनेगा धीरे बोल रही है उतना ही बड़ा रहेगा ना, प्लेन मिरर है तो फिर बड़ा छोटा थोड़ा ही होगा, 0.5 ही रहेगा। ए प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू, मतलब मिरर हम लोग के पास आ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो योर इमेज शैल अप्रोच यू, तो इमेज कितना फास्ट हम लोग के पास पहुंचेगा, इमेज दुगना स्पीड से हमारे पास आएगा ना, क्योंकि मिरर हमारे पास आ रहा है, तो हमारे और मिरर के बीच में तो डिस्टेंस घट ही रहा है, साथ में मिरर और जो इमेज बन रहा है उसके बीच का भी तो डिस्टेंस घट रहा है, दोनों घट रहा है, तो स्पीड डबल हो जाएगा, तो 10 की जगह पर 20 हो जाएगा, -20, क्योंकि अपोजिट नहीं, अपोजिट नहीं होगा, मिरर भी इधर आ रहा है तो इमेज भी इधर ही आएगा ना, +BC करो, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। ये वाला एमसीक्यू तुम लोग कर लेना घर पर, ठीक है। ये वाला देख लो 6 नंबर, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन अ प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, डेविएशन, ये भी तो आसानी है, डेविएशन मतलब वही रिफ्लेक्ट वगैरह कितना डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगा, 30 पर ही होगा, हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है वो, घर पर इसको देख लेना, ठीक है। कितना क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तक तो देखना ही है, 37 क्वेश्चन है। डिस्पर्सन का, डिस्पर्सन इज क्या है इसमें, रेनबो, रेनबो है ऑप्शन, रेनबो, डिस्पर्सन इज, हालांकि रेनबो को डिस्पर्सन नहीं बोलते हैं, हाँ, उसके रेनबो के अंदर डिस्पर्सन होता है, लेकिन डिस्पर्सन का डिफिनेशन ये हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ ए लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, ये वाला अपने मतलब है तो व्हाइट लेकिन टूट जा रहा है 7 कलर में, तो वो 7 उसका ओरिजिनल कलर था, अपने कंस्टिट्यूट मतलब जो कलर है ना उसमें ब्रेक हो जाना डिस्पर्सन कहलाता है।
आई का कलर अलग अलग किसकी वजह से होता है? रेटिना, रेटिना तो हम लोग को दिखता ही नहीं है, वो तो एकदम अंदर रहता है। प्यूपिल एक हॉल है, ये तो कभी कलर देगा ही नहीं, आइरिस हो जाएगा। सी स्क्लेरा तो व्हाइट होता है। इमेज कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। कॉन्ट्रैक्ट इज द कंडीशन दैट अफेक्ट द लेंस। लेंस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है? लेंस ही कॉन्ट्रैक्ट होता है।